यमुना नदी के किनारे एक गांव था रतनपुर। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही अजीब थी। एक दिन, मुनिया के बापू, जल्दी अंदर आइए। सुरेश अभी नींद में था, चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? ये देखो। अरे, ये कैसे हुआ? मुनिया, क्या हुआ बेटा? उससे क्या पूछ रहे हैं? बेचारी तभी से डरी सहमी हुई है। लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है। हाँ, देखो तो, बेचारी की चुटिया ही काट ली किसी ने। राम राम। लेकिन एक भी बाल आसपास नहीं दिख रहा। हाँ, ये हुआ क्या समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही 2-4 दिन मुनिया को देखने और सांत्वना देने वाले भी आए। अब कुछ शांति हुई ही थी कि एक दिन क्या हुआ रामू? तू हंस क्यों रहा है? अरे काका, वो के बच्चे, कुछ बता भी। रूपा काकी की चुटिया कट गई है। हाँ, और मुन्नी भी। अच्छा, पर काहे? आप भी पूछ लो। चल कर देखता हूँ। क्या हुआ मुन्नी? ये क्या हल्ला मचा हुआ है? तभी मुन्नी बाहर आती है। ये का सुन रहा हूँ? कैसे हुआ सब? अरे का बताएं चच्चा, रात में रोज की तरह खा पी के सोए और सुबह देखे तो अरे राम राम। पहले तो मुझे लगा कोई बीमारी है, लेकिन ये तो लगता है पक्का किसी डायन या चुड़ैल का काम है। अब तो रतनपुर में ये औरतों की चोटी काटे जाने वाली खबरें आम हो गई। अगले ही दिन, सरिता, आज बहुत गर्मी है, मेरा बिस्तर बाहर लगा देना। जी ठीक है। सरिता ने रमेश का बिस्तर बाहर और अपना और चुनिया का आंगन में लगा लिया। रात में रमेश को प्यास लगती है। बड़ी प्यास लगी है, लगता है सरिता ने पानी नहीं रखा। कोई नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अंदर जाने पर वो देखता है कि सरिता के बिस्तर के सिरहाने चुड़ैल खड़ी है। वो एक हाथ से सरिता की चोटी पकड़े हुए है और चाकू से उसकी चोटी काट रही है। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ, चुड़ैल। सरिता और चुनिया उठ गए। गांव वाले भी फौरन आ गए। देखते हैं चुड़ैल हाथ में सरिता की चोटी लिए खड़ी है। भीड़ देखकर वो हंसते हुए बोली, आते आते बहुत देर कर दी। सरिता तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाल तो जा ही चुके थे। अरे आखिर चाहती क्या हो? पर चुड़ैल उनकी बात अनसुनी करके सरिता की चोटी घुमाते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। चोटी वाली चुड़ैल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में बातें चलने लगी। मुनवा, सुना है कल तेरी भाभी की भी चोटी चुड़ैल ले गई। हाँ, उन्हीं के घर मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ही रहा, कम से कम अब सर पर पल्लू तो टिकेगा। हाँ, ये बात सही कही आपने। इतना कह के दोनों वहां से चले गए। इसी तरह चुड़ैल का डर सारे गांव में बढ़ता गया और लोग घर छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्यों ना सरपंच जी के पास चले। हाँ, सरपंच जी ने दुनिया देखी है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ, चलो।
और सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंच गए। समस्या सुनकर सरपंच ने कहा, समस्या तो सच में गंभीर है। मेरी अम्मा की भी है, आपके यहाँ भी? हाँ, अब क्या करें, चुड़ैल पर किसी का वश है क्या? कोई तो उपाय होगा सरपंच जी। इसके लिए किसी ओझा से मिलकर बात करनी होगी। तभी मदन बोलता है, अगर हमें अपने गांव से इस चुड़ैल का साया हटाना है तो हमें उसकी चोटी काटनी पड़ेगी। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हर चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर हम किसी तरह उसकी चोटी काटने में सफल हो गए तो उससे अपना गांव छुटकारा पा जाएगा। बताओ कौन जाएगा चुड़ैल के पास? मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना है। अरे मदन भैया, हम मुखिया जी के पास आए हैं मदद मांगने, वही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं गया तो गांव कौन संभालेगा? इस रामू को भेज देते हैं। अरे ओ मुखिया, पगला गया है क्या? भरी जवानी में मौत के मुंह में चला जाऊं? तुम सब छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। देखो, वो चुड़ैल अपना काम तभी करती है जब कोई सो रहा हो। आज तक कोई जगा हुआ इंसान उसका शिकार नहीं हुआ है ना? हाँ, सो तो है। तो आज रात सभी को जागते रहना है, सिर्फ मैं सोने का नाटक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मदन नकली चोटी लगाकर और साड़ी पहनकर पंचायत के चबूतरे पर ही सो गया। रात के 12 बजे चुड़ैल वहां आई। आज पूरे गांव में घुमाई, कोई सोया ही नहीं। तभी उसकी नजर चौक पर सोए मदन पर पड़ी। ये औरत यहाँ क्यों सोई है? लगता है घर में झगड़ा हुआ होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो बाल चाहिए। चुड़ैल ने चोटी काटने के लिए जैसे ही चोटी पकड़ी, वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। इसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए 2 पल के लिए वो कभी चोटी तो कभी चाकू को देखने लगी। इसी समय का फायदा उठाकर मदन ने उसकी चोटी काट ली। पहले तो वो डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, कौन है तू? बता कौन है तू, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरी चोटी मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदन उसकी चोटी दिखाते हुए हंसता है। मेरी चोटी दे दे, दे दे मेरी चोटी, मेरी चोटी दे दे। चीखते हुए मदन की तरफ बढ़ी। हाँ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसे जला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बस ये चोटी दे दो। अभी नहीं, पहले ये बताओ तुम इन बालों का क्या करती हो? मैं इन्हें एक कुएं में डाल रही हूँ, उसे भरने के लिए। वो क्यों? जब वो कुआं भर जाएगा तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चलो वो कुआं मुझे दिखाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी चोटी दे दूंगा। चलो ये चोटी मुझे दे दो, इसकी मदद से हम जल्दी पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं, पैदल ही चलते हैं। वो मदन को लेकर चलने लगी और गांव वाले भी जलती हुई मशालें लेकर उसके पीछे पीछे आ गए। सब उसकी गुफा तक पहुंच गए, जहां कुएं के अंदर उसने बाल जमा कर रखे थे। आधा कुआं तो भर गया है। देखो, दिखा दिया ना, अब जल्दी से मेरी चोटी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। कहते हुए मदन ने उसकी चोटी भी कुएं में फेंक दी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? अब मैं इतने बालों में से अपनी चोटी कैसे ढूंढूंगी? वो देखो, बीच में पड़ी है। चुड़ैल कुएं में जाकर अपनी चोटी ढूंढने लगी। उसके कुएं में उतरते ही गांव वालों ने अपनी अपनी मशालें कुएं में फेंक दी। वो धू धू करके जलने लगा। अरे बचाओ रे कोई, मैं सबके बाल वापस कर दूंगी, बचाओ। साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो गई। शिक्षा: अगर मिलजुल कर किसी समस्या का हल ढूंढा जाए तो समस्या अवश्य दूर हो जाती है। दोस्तों
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर फल की जगह सोने के सिक्के लगते थे। जो भी इंसान उन सोने के सिक्कों की लालच में उस पेड़ पर चढ़ता, पेड़ के ऊपर बैठा भूत उन्हें पकड़कर खा जाता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक लालची बनिया रहता था। बनिया एक नंबर का बेईमान और लालची किस्म का इंसान था। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। अरे भोला कहाँ मर गया, जल्दी बाहर आ। भोला बनिया के पास आता है। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हाँ, हमारी दुकान का सामान खत्म हो रहा है। आज ही शहर जाकर सारा सामान लाना होगा। अब तू भी मेरे साथ चल। ठीक है मालिक। दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर शहर की बड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकान में ज्यादा ग्राहक होने की वजह से उन दोनों को सामान लेने में बहुत देर हो जाती है। दोनों सारा सामान बैलगाड़ी में रखकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। रात को ये जंगल कितना डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उसी सोने के सिक्कों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सोने के सिक्कों का पेड़ है। क्या बात है, इतने सारे सोने के सिक्के। बनिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन सिक्कों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुकिए मालिक, लालच में मत पड़िए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ही सोचिए, सोने के सिक्कों का पेड़, ये भला कैसे हो सकता है? अरे भोला, तू तो सच में भोला है। पेड़ पर लगे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। अरे पगले, यही तो मौका है अमीर बनने का। चल हट। बनिया पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक बड़े कपड़े में समेट के उसे बांध लेता है। तभी वो भूत दोनों के सामने आ जाता है। लालची इंसानों, आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बनिया देखता है कि सारे सोने के सिक्के सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सांप, बिच्छू, बचाओ! मैंने कहा था ना मालिक, लालच मत करिए। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मर गए रे। अरे भाग भोला, अपनी जान बचा, भाग। और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भूत भी उनके पीछे भागता है। कहाँ तक भागोगे? आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तभी सामने उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। मालिक, वो देखिए, सामने एक कुटिया है। जल्दी से उसके अंदर चलिए।
दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बनिया साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। हमें बचा लीजिए महाराज, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है। साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बनिया साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। तभी उन दोनों का पीछा करते हुए वो भूत कुटिया के पास आ जाता है। बाहर निकलो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। साधु महाराज बाहर आते हैं। बनिया और भोला दोनों डर के मारे साधु महाराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तू इन दोनों को क्यों मारना चाहता है? हाँ? इन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दो इन्हें। अरे साधु, मैं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा, तू अपने बारे में सोच। अरे मर गया रे, अब मुझे कौन बचाएगा? और तभी बनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत बनिया को पकड़ लेता है। अब कहाँ जाओगे? साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। साधु महाराज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। समझा, इस भूत की जान एक गुड़िया में बसी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम जल्दी से सामने उस नदी के किनारे बनी गुफा में जाओ। तुम जैसे ही उस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें अंदर बहुत सारी काले रंग की गुड़िया उल्टी झूलती हुई दिखाई देगी। उसमें से एक गुड़िया को तुम्हें मारना है। लेकिन महाराज, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उनमें से जो गुड़िया एक आंख से कानी होगी, तुम उसे पकड़कर ये मंत्र 3 बार पढ़ देना और उसकी गर्दन उखाड़ देना। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ, आप जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दीजिए। साधु महाराज भोला को वो मंत्र बता देते हैं। भोला भागकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही भोला को उल्टी झूलती हुई गुड़िया दिखाई देती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो इतनी सारी गुड़िया हैं, लेकिन वो एक आंख वाली गुड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी भोला की नजर गुफा के कोने में लटक रही एक गुड़िया पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नहीं होती। हाँ, मिल गई, लगता है यही वो गुड़िया है। भोला दौड़कर जाता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और फिर साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। और देखते ही देखते उस गुड़िया के साथ वहां मौजूद सभी गुड़िया जलने लगती हैं और दूसरी तरफ वो भूत भी जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं! और भूत जलकर वहां से गायब हो जाता है। फिर भोला भागकर बनिया के पास जाता है। आप ठीक हैं मालिक? आज मेरे लालच ने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और इसी तरह फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिक्षा, हमें लालच से कोसों दूर रहना